नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं BCW परिवार में। जैसा कि सहचर बैच के अंतर्गत हम सभी 45 टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने 2 टेस्ट अभी तक सॉल्व कर लिया है और उससे जुड़े हुए विभिन्न फैक्टों को भी देख लिया है, याद कर लिया है। और हमारा जो मंतव्य है, हमारा जो हेतु है, वो 1 लाख फैक्ट तैयार कराने का है, जिसके अंतर्गत हम इन 100 क्वेश्चंस में कम से कम आपको 1000 फैक्ट तक बताते हैं और आपको कंठस्थ भी करवाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। ठीक है, तो अभी हम ये जो आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, ये 3rd नंबर है। पहले का 2 आशा करता हूं आपने देख ही लिया होगा। तो हम जो अभी करा रहे हैं, ये जो 2nd 3rd नंबर हमारे सामने आ रहा है, 3rd नंबर प्रैक्टिस टेस्ट, तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और इस 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम 1000 प्लस फैक्ट आपको दिखने वाला है, जो कि जैसा कि मैं बार बार था मतलब आपको कहता हूं कि टोटल 1 लाख फैक्ट तैयार करने की बात क्यों कहता हूं। जैसे जब हम पीसीएस की, मान लीजिए हम बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो कम से कम 1.5 लाख से 1 लाख, 1.5 लाख से 1,60,000 या 70 तक हम फैक्ट, मतलब ऐसा मानते हैं कि 2 लाख तक का फैक्ट हमको याद हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। तो इससे क्या होता है, इसके द्वारा हम कम से कम 70% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, 70%, जैसे आपने देखा होगा कि अगर 150 का है और इसका अगर हम 70 लेके चल रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि आप सेफ हैं, आप एकदम सेफ हैं। यहां तक कि अगर आप 60% भी लेके चलते हैं, तो भी आप क्या है, सेफ हैं। हालांकि चली जाती है, इस बार जो कट ऑफ थी वो तो 88 ही थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेफ स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमारे इतने फैक्ट तैयार होते हैं। जब कोई वनडे एग्जाम की बात होती है, तो वनडे एग्जाम के अंतर्गत कुल 1 लाख फैक्ट, मतलब कम से कम आपके 1 लाख फैक्ट तैयार ही होने चाहिए, जिससे एग्जाम क्वालिफाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ही है हमारा, क्या है, पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में कौन सी किरणें उपयोगी होती हैं? विच रेज आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर पेन? अब बात ये यहाँ पे बतानी है कि इसमें से कौन सी ऐसी रेज है जिसको मस्कुलर पेन में यूज किया जाता है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज या माइक्रोवेव्स? तो अब देखते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि सूर्य सूर्य से कौन सी किरणें निकलती हैं? अवरक्त किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं? अवरक्त किरणें निकलती हैं। ठीक है, अवरक्त किरणें निकलने का मतलब क्या है? इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड। जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम इसकी बात करते हैं, तो इंफ्रारेड की बात होती है अवरक्त किरणों में। इसकी क्या भूमिका होती है? अवरक्त किरणें गर्म होती हैं, गर्म होती हैं, इनकी आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति कम होती है। ठीक है, आवृत्ति कम होती है। और जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। तो तरंग दैर्ध्य अधिक होने का मतलब न्यूटन, सॉरी, नैनोमीटर से मिलीमीटर के बीच में होता है इसका तरंग दैर्ध्य। तो ये क्या करता है, इसके द्वारा मांसपेशियों के जो दर्द हैं उनमें गर्माहट करते हुए, क्या करते हैं, गर्माहट करते हुए उपचार करते हैं। जैसे कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, कुछ दर्द वर्द है, तो गर्माहट करते हुए क्या करते हैं, उपचारित करते हैं हम उस अवस्था को। और ये क्या करता है, मांसपेशियों तक पहुंच बनाता है और वहां पे ही इसको उपचारित किया जाता है, जिसके द्वारा गर्माहट, मतलब उष्मा के द्वारा, जब भी ये आपके शरीर पे पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा, ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि कुछ गर्म किरणें आपके शरीर से जा रही हैं, गुजर रही हैं। तो ठीक है, ये कौन सी है? अवरक्त किरणें हैं। ठीक है, इंफ्रारेड। आगे चलते हैं, उबलते समय हरी सब्जियों का रंग क्यों बना रहता है? वाई डज ग्रीन कलर स्टे प्रिजर्व ड्यूरिंग बॉइलिंग वेजिटेबल? देखिए, यहाँ पे मैं 3 कंडीशन आपको बताने वाला हूं, इसी से 3 कंडीशन आपको समझने को मिलेगा। सबसे पहली बात, हरे रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। हरे रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का कुछ गुण होता है, ये हरे रंग का कारण होता है। क्लोरोफिल का गुण होता है कि अगर वो क्षार से मिलेगा, तो वो रंग क्या, यथास्थिति बनी रहेगी, मतलब रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो अगर वो अम्ल से मिलेगा, तो उसके रंग में परिवर्तन होगा। अगर उसके तापमान को अधिक कर दिया जाए, मतलब बहुत अत्यधिक तापमान अगर अत्यधिक कर दिया जाए, तो भी रंग में परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब,
जब हम पानी में उबालने की बात यहाँ हो रही है, तो आप सभी जानते हैं पानी के लिए कि ये क्या होगा, H2O क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच मान सामान्य ही होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्लोरोफिल यथा स्थिति बना रहेगा, क्योंकि अम्ल वाली स्थिति नहीं बन रही है, अम्ल वाली स्थिति नहीं बन रही है, और तापमान भी बहुत ज्यादा नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस को आप बहुत ज्यादा तापमान नहीं कह सकते हैं, बहुत उच्चतम तापमान होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल संरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अम्लीय रिएक्शन, मतलब कि एसिडिक रिएक्शन या बेसिक रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसी वजह से होता है। पत्तियां क्षारी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रंग उड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वाष्पीकरण कम होता है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। इसका सही विकल्प होगा क्लोरोफिल संरक्षित रहता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें हमको देखना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं रामगढ़, रामगढ़ की बात जब हम करते हैं, रामगढ़ विषधारी टाइगर, तो इसकी फिर रानी रानी टाइगर रिजर्व, फिर किसकी बात करते हैं, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, फिर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व बहुत चर्चा में रहा 22-23 में। ये कहां से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहां से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब वही बात हम जब कर लेते हैं गुरु घासीदास, तो आपको सभी को पता है कि ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही चर्चित टाइगर रिजर्व है। तो आप सभी को पता चल गया, क्या पता चल गया, सी का क्या हो गया, 1, सी का 1 हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमारे बी का क्या हो गया था, बी का हो गया था 2, 2। तो 1 2 देख लीजिए आप, अगर कहीं पे आपको 2 1 दिख रहा है, तो 2 1 खाली आपको यहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 1 यहीं पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपको सीधे सीधे पता चल गया, खाली आप 2 भी जान रहे थे तो भी ये सुमेलित हो गया। ऐसा नहीं है, मैं आप सभी को इसके पूरे के बारे में बताऊंगा। देखिए रामगढ़, तो रामगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है, तो ये राजस्थान से संबंधित है 3। और जब बात होती है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि अभी भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, और ये भी बताइएगा कि 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए आप सभी, आपका एक फैक्ट यहां से भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following pair of state legislative assembly and their number of seat is not correctly matched? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। ठीक है, 403 सीटें हैं, क्या ये सही बात है? फिर कहाँ, दिल्ली की बात अगर की जाए तो 70 सीटें हैं, क्या ये सही बात है, बताइएगा। फिर है छत्तीसगढ़ जहाँ पे 90 सीटें हैं, और फिर है असम जहां पे 140 सीटें हैं। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिल्कुल 403 सीटें हैं, और दिल्ली में भी 70 हैं, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी 90 हैं, लेकिन असम में 126 हैं। कितने हैं, 126 हैं, 140 नहीं हैं। तो हमारा सही विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा यहाँ पे 126। और एक चीज और ध्यान रखना है, मान लीजिए अभी बिहार का इलेक्शन हुआ और अगर आपसे बिहार के बारे में पूछ दे, बिहार के विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 243 है। ठीक है, 243 है। हालांकि आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी पार्टी ने कितना जीता, ये आप बता दीजिएगा कमेंट करके। आगे चलते हैं। Which of the following pair related to major discoveries about DNA? अब DNA के बारे में जो मेजर डिस्कवरीज थी वो क्या क्या थी, उनके बारे में कुछ यहाँ पे मैच करे, वो युग्म मैच किए गए हैं, यहाँ पे पेयर्स मैच किए गए हैं, बताना है उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो न्यूक्लिक की पहचान, जब न्यूक्लिक की पहचान की बात करते हैं तो बिल्कुल फ्रेडरिक मिशर साहब ने ही किया था 1869 में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक कौन किया था, फ्रेडरिक मिशर साहब ने 1969 में। फिर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसको देखा था किसने, अल्ब्रेक्ट कॉसेल ने 1986 में, सॉरी 1881 में। ठीक है, किसने, अल्ब्रेक्ट कॉसेल ने 1881 में। फिर बात करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की, तो ये किसने किया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने किया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो देखिए ये नहीं है, यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक है। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक है, वाटसन एंड क्रिक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वाटसन एंड क्रिक है, यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। कौन सा, यही बी वाला। ठीक है, बाकी ये सब सही है। अनुवांशिक कोड का जो अनुवाचन था ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये किसने किया था, हरविंद खुराना जी ने किया था 1960 में। ठीक है,
अनुवांशिक कोड का अनुवाचन। ठीक है, ये किसने किया था? अरविंद खुराना जी ने किया था। यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक याद रखेंगे आप सभी। डीएनए क्या होता है? डीएनए में अनुवांशिक सामग्री क्या होती है? सुरक्षित संरक्षित होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे डीएनए के द्वारा ही, हमारे जीन के द्वारा ही जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें हमारे गुण क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, उसके आगे वाली पीढ़ी में भी जाते हैं। 30% गुण, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितने गुण जाते हैं, कितने प्रतिशत गुण जाते हैं, तो अधिकतम 30% ही है। ठीक है, कितना है? 30% है, याद रखेंगे, भूलने वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन। तो देखिए, अगर जब भी बात होती है मॉडर्न इंडिया में किससे आर्थिक से संबंधित, तो सबसे पहले हम एक नाम जानते हैं दादा भाई नौरोजी जी का। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये दादा भाई कहे ही जाते थे पूरे भारत के। ठीक है, महालनोबिस इन ये नहीं थे, और नेहरू जी भी नहीं थे, और टैगोर जी भी नहीं थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे, जो पहला एस्टिमेशन किया था इन्होंने नेशनल इनकम का। अब यहीं पे ये फैक्ट जान लीजिए कब किया था, तो 1867 टू 68 के बीच में किया था। ठीक है, इनकी एक बुक थी जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? इनकी एक बुक थी, कौन सी बुक थी? अन ब्रिटिश रूल करके थी। अन ब्रिटिश रूल, ये जो बुक थी ये कब लिखी गई थी? ये कब पब्लिश हुई थी? 1901 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने इसका पदार्पण कब किया था, कब दिखाया था इसको? इसको दिखाया था 1880s में। 1880s के दशक में इन्होंने दिखा दिया था, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1901 में हुआ था। ठीक है, 1901। और एक चीज और, इसी में इन्होंने एक ड्रेन थियरी के बारे में बताया था। ड्रेन थियरी क्या था? ड्रेन थियरी में धन निष्कासन का सिद्धांत बताया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत बताया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व, देखिए जब घनत्व की बात होती है तो घनत्व का मतलब ही होता है कब उसके अणु पास पास होते हैं। मतलब घनत्व का मतलब है अणु के पास पास होने से। ठीक है, पास पास होने से, अणु के पास पास होने से, अणु के पास पास होने से इसका मतलब है। अगर पूछा जाए कब होते हैं तो आपको याद होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहीं पे मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर द्रव का मान, मतलब जल का मान 1 kg के बराबर होता है। कितना होता है? 1 kg के बराबर होता है। हमारा अगर प्राकृतिक तौर पे हम 1 kg के मान अगर जानना चाहें तो क्या करते हैं? 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो वो 1 kg के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए जैसे ये एसआई यूनिट आई, एसआई यूनिट के बाद हम इरिडियम प्लेटिनम का एक बटखरा मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, वो एक बाट माप होता है जिसके द्वारा आप किसी दुकान पे जाते हैं तो एक तराजू पे वो बाट माप रखता है, दूसरी तरफ किसी भी पदार्थ को रखता है और उसका क्या करता है? उसको तुलनात्मक रूप से उसकी तुलना करता है, तराजू कहते हैं उसको। वो देखते हैं कि वो 1 kg अगर उसके बराबर है तो 1 kg, ज्यादा है तो उससे ज्यादा होगा, कम है तो कम है। तो वो जो होता था उसमें क्या होता था, कभी जंग लग गया या मतलब वातावरण से कुछ ना कुछ उसमें रिएक्शंस होते रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्षरण की भी संभावनाएं हैं। इसलिए ये एक प्राकृतिक तरीका है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, अभी अभी 1 किलो तापमान, 1 किलो द्रव्यमान के लिए कौन से नियतांक का उपयोग किया जा रहा है? जल्दी बताइएगा। दो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, एक बोल्ट्जमैन नियतांक, एक प्लांक नियतांक। तो दोनों को जाके देखिए और बताइएगा कि किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देखिए टेक्निकल रूप से भी मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। यहाँ पे 1950 में हुई। टोटल नंबर ऑफ जजेस 30 प्लस चीफ जस्टिस मतलब 31। और फिर है प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट इज लिस्टेड इन आर्टिकल 214 टू 231। ठीक है, ये है तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि इसमें से सही और गलत कौन से हैं। देखिए अगर बात की जाए, सबसे पहले बात की जाए तो ऐसे तो 26 जनवरी को हुआ था। 26 जनवरी 1900 क्या करते हैं, 1950 को ही हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से हिस्ट्री में जाएंगे, जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक फैक्ट,
एक फैक्ट आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि 1773 वाला जो एक्ट था उसी के द्वारा 1774 में ही क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन कोलकाता कोलकाता में की गई थी, लेकिन ये हमारे लिए मान्य नहीं है। हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 वाला ही। क्या है? 26 जनवरी 1950। टोटल नंबर ऑफ जजेस, तो अभी अगर जजेस की बात की जाए तो क्या है? 33+1 है। कितना है? 33+1 है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। अब सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो प्रावधान है वो किसमें विहित किए गए हैं? अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 143, आर्टिकल 143 क्या बताता है, तो आप सभी को बताइएगा। आप सभी को बताना है कि आर्टिकल 143 क्या बताता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति परामर्श लेने के लिए, मतलब कंसल्ट करने के लिए परामर्श लेते हैं। किससे परामर्श लेते हैं? उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं। कौन? राष्ट्रपति। 143 के अंतर्गत इसी को क्या किया गया है? इसी को विहित किया गया है, इसी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और ये 214 से 231 के बीच में इसको क्या किया गया है? रखा गया है। देखिए, यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जिसको आप कभी ना भूलें। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहां पे बताइए आप, इसमें से कौन कौन से गलत हैं और कौन कौन से सही हैं, जल्दी बता दीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, 1 मिनट। ठीक है, आते हैं। अब आ जाते हैं इसमें। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा गलत और कौन कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहली बात, न्यायालय, ये वाली बात तो एकदम सही है, एक एकदम सही है। दूसरा वाला हमारा गलत है। क्या है? दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला गलत है। और तीसरे वाले की बात जब करते हैं, अनुच्छेद 214 से 231, तो नहीं, ये तो ये क्या है सर? ये उच्चतम न्यायालय का है। उच्चतम न्यायालय का है। और यहाँ पे ये उच्च न्यायालय का है। उच्चतम न्यायालय का क्या होता है? 124 से 147 तक, 1 से 24 से 147 तक, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक है, वही सर्वोच्च न्यायालय में है। ये वाला कौन सा है? ये है उच्च न्यायालय का। किसका है? ये उच्च न्यायालय का है। मतलब अब हमारा जो गलत हो गया वो कौन कौन सा है? अब हमारा जो गलत हो गया वो 2 और 3 दोनों है। ठीक है, 2 और 3 दोनों हैं, केवल एक सही है हमारा। तो 2 और 3 यहाँ पे डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे आशा है। यहाँ पे ये जो अनुच्छेद 214 जो 31 है वो उच्च न्यायालय का है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसका क्या है? 124 से 147। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उसकी ग्रंथि का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंसुलिन की बात करते हैं तो अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में आप सभी को पता होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, कहने का मतलब है, इसके इसमें एंजाइम भी है, इसमें एंजाइम भी है, और इसमें क्या है? एंजाइम भी इसके द्वारा निकलता है, और इसके द्वारा हार्मोन्स भी निकलता है, हार्मोन्स भी निकलता है। देखिए, एंजाइम जो है वो सीधे क्या होता है? पेट इत्यादि में निकलता है। और जो हार्मोन्स होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? ब्लड से, ब्लड से। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड होता है। जबकि एंजाइम जो है वो हमारे पेट में निकलता है, पाचन को अच्छा करता है, इत्यादि इत्यादि चीजें होती हैं। ठीक है, वो एंजाइम है। जो ब्लड से मिलता है उसको हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, वो ब्लड से मिलता है। तो अग्नाशय दोनों प्रकार की क्या है? ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी और बहिर्स्रावी भी। इंसुलिन इसी से निकलता है, बिल्कुल सही है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों अग्नाशय से ही निकलता है। फिर कार्टिसोल अधिविक्र से निकलता है, बिल्कुल सही बात है। मेलाटोनिन जो है वो पिनियल ग्रंथि से निकलता है। किससे? पिनियल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, किससे निकलता है? पिनियल ग्रंथि से निकलता है। और जो सेरोटोनिन है ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध हमारा थायराइड ग्रंथि से बिल्कुल नहीं है। यही वाला हमारा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का जो काम होता है वो पाचन को बढ़ाना,
बढ़ाना, ठीक है, पाचन को बढ़ाता है, उसके साथ साथ और क्या करता है, आंत की क्रियाओं में सहायता करता है। आंत की क्रियाओं में सहायता करता है कौन, सेरोटोनिन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है जिसका संबंध इन सब से नहीं है, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं सेरोटोनिन पाचन को बढ़ाता है और आंत की क्रियाओं में सहायता करता है, ठीक है। तो सारे सही थे, लेकिन डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकोरी ट्रेन एक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काकोरी ट्रेन एक्शन इज नॉट करेक्ट? बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। द एक्शन इन्वॉल्व looting the government treasury carried in the number 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन नियर लखनऊ। तो क्या ये सही बात है कि लखनऊ के निकट जो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी उससे सरकारी खजाने लूटे गए थे? बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्शन वॉज फाइनेंशियली स्ट्रेथन primary objective was finally strengthen the revolutionary organization Hindustan Republican Association HRA, ठीक है। तो यहां पे बताया गया है कि इसको क्या मजबूत करने के लिए ये काम किया गया था, को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। तो बिल्कुल देखिए सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको मजबूत करने के लिए किया गया था। द काकोरी इवेंट लेड टू रिमेनिंग ऑफ HRA टू HSRA, HRA से HSRA अंडर द लीडरशिप ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल के लीडरशिप में क्या इसको मजबूत करना था, नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर HSRA कर देना था? तो ऐसा देखिए, सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या किया गया था ऐसा, मतलब हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में? तो बिल्कुल नहीं, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में किया गया था। और क्यों किया गया था? वो इन्फ्लुएंस थे कहीं ना कहीं भगत सिंह जी थे, ठीक है, भगत सिंह जी से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, से इन्फ्लुएंस थे। और फिर आखिरी विकल्प क्या है? यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है, सी वाला, क्योंकि ये सारे तो सही हैं, यही एक विकल्प ऐसा है जो गलत है, ठीक है, यही एक विकल्प है जो गलत है। फोर रिवोल्यूशनरी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी वेयर हैंग्ड फॉर देयर रूल इन एक्शन। तो बिल्कुल देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी जी को इस घटना के लिए फांसी की सजा दे दी गई थी, ये भी सही है। हमारा सही अगर कोई नहीं है तो वो खाली सी है। किसके नेतृत्व में किया गया था? चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में किया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आपसे यही पूछा जाए कि इसकी एग्जैक्ट डेट बताइए, तो ये आप कमेंट करके तुरंत बताइए मुझे कि 1925 में कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, 8 तारीख, 9 तारीख, कौन सी तारीख, कौन सा महीना, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आरबीआई वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, बिल्कुल सही बात है। 1 अप्रैल 1935 को 1934 एक्ट के द्वारा ही इसकी स्थापना हुई थी। द रिकमेंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशिंग आरबीआई वॉज गिवन बाय द हिल्टन यंग कमीशन, बिल्कुल याद रख लीजिए, हिल्टन यंग कमीशन, याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, ये बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है। फिर क्या है? The central office of RBI was permanently shifted to Mumbai in 1937, बिल्कुल ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी, ये सारे सही हैं। अब असत्य एक ही बचा है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था 1942 में। तो क्या आपको लगता है 1942 में हुआ होगा? कब हुआ था? 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो यही वाला हमारा गलत हो जाता है, बाकी के सारे सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप उसकी सबसे बड़ी नदी से सही रूप से सुमेलित नहीं है? एशिया में अगर बात की जाए तो यांगजी नदी सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। फिर है अफ्रीका की नील नदी, वैसे भी ये पूरे विश्व की भी बड़ी नदी है, तो बिल्कुल सही बात है। यूरोप की पो नदी,
देखिए पो नदी नहीं है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा, और वोल्गा का संबंध किससे है? वोल्गा का संबंध रसिया से है। ठीक है, रसिया से, रसिया में ही निकलती है और फिर जाके कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है, कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है। और साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा सी वाला विकल्प ही यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। ठीक है, वोल्गा नदी होगा रसिया का, ध्यान में रख लें इसे आप। यही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप सभी को पता है कितनी, कौन सी है? गंगा है। उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में, तो 1450 उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। फिर बिहार में 450 के आसपास है, 450 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, फिर 550 के आसपास कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में और यूपी में। फिर अगर आप देखने जाएं तो उसके बाद, इसके बाद गंगा के बारे में और कुछ चीजें, अगर गंगा का जलग्रहण क्षेत्र आप देखें तो 8,91,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? जलग्रहण क्षेत्र, मतलब 8,91,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, जलग्रहण क्षेत्र है जो कि सबसे सर्वाधिक है अभी तक के लिए। भारत में जितनी नदियां हैं उसमें सबसे ज्यादा यही है भारत के लिए। उसके बाद अगर और भारत की बात की जाए और गंगा के बारे में, तो देखिए आपको पता है पांच संगम हैं, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। पांच संगम हैं, कौन कौन से संगम हैं? जैसे पांच प्रयाग कौन कौन से हैं? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो ये सारे कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग। ये सारे आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और गंगा कब गंगा मिल बनती हैं? अलकनंदा से। कब? अलकनंदा और भागीरथी से कब मिलने के बाद ये गंगा बनती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो देव प्रयाग है कि कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कौन सा प्रयाग है? तो आपको पता होना चाहिए वो देव प्रयाग है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उपयोग कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो पेप्टिक अल्सर, डेंगू, एलिफेंट फूड और मलेरिया। अब आपको बताना है कि फैक्टर कौन से हैं? वायरस, प्रोटोजोआ, वर्म और बैक्टीरिया। तो देखिए जब भी मलेरिया की बात होती है, मलेरिया 3 प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, 3 टाइप के प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्रोटोजेया करके 3 इसके वो हैं कि प्रोटोजोआ जिनसे ये होता है। ठीक है, एलिफेंट फूड अगर बात की जाए तो ये वर्म से होता है, क्रीमी। ठीक है, कीड़ों से ही होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ABCD लिखें, ABCD लिखें, तो D का तो मैंने आपको बता दिया ये 2 है, फिर मैंने आपको C का बता दिया ये 3 है। ठीक है, अब डेंगू की बात करें तो डेंगू एक वायरस से संबंधित है, वायरस से संबंधित है। और पेप्टिक अल्सर की बात करें तो ये बैक्टीरिया से संबंधित है, मतलब 4 और 1। 4132 पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ जब बात हो रही है रोगों की, तो मैंने आपको बताया था ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा, किसके प्रभाव की वजह से हो रहा था? तो मिट हीमोग्लोबिन के प्रभाव से हो रहा था। और मैंने आपसे पूछा था कि मरकरी और लेड से कौन सा रोग होता है? आपने भी बताया था, आपको पता भी होगा। लेड से क्या होता है? न्यूरो से रिलेटेड समस्या होती है, जबकि मरकरी से क्या होता है? मिनीमाटा रोग। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। खेड़ा सत्याग्रह की बात अगर की जाए तो खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा कि गांधी जी 1917-18 के पास क्या कर रहे थे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ मजदूर थे जिनको क्या असमर्थता थी कर देने में, उनके लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे थे? किसानों के लिए ये एक तरीके से आंदोलन आयोजित किया जा रहा था। तो 1918 में अवध पीजेंट मूवमेंट, जब अवध की बात करें किसान आंदोलन की, तो अवध का किसान आंदोलन कब से संबंधित है? आपको कोई आइडिया? 1920 से संबंधित है। कब से है? 1920 से संबंधित है। ठीक है, रामचंद्र जी के द्वारा ही किसान सभा की क्या का गठन किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। एका मूवमेंट की बात करें तो एका आंदोलन, एका आंदोलन ये मदारी पासी जी ने इसका नेतृत्व किया था। किसने? मदारी पासी। पूछा जाता है, मदारी पासी जी ने इसका नेतृत्व किया था। कब किया था? 1921 में, 1921 में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1921। और बरदोली सत्याग्रह की बात अगर की जाए तो बरदोली सत्याग्रह कब से संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बरदोली सत्याग्रह कब से संबंधित है? 1928 से, 1928 से। अच्छा, बरदोली सत्याग्रह के अंतर्गत ही क्या
सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, कमेंट करके बताइए आप सभी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मिला लें तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया, ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया, बी का 4 हो गया, 2 4, फिर सी का क्या हो गया, सी का 1 हो गया, और डी का 3 हो गया। ठीक है, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन, देखिए जो ग्रे रेवोल्यूशन था वो बिल्कुल उर्वरक से ही संबंधित है। ठीक है, ब्लैक रिवोल्यूशन जो था वो पेट्रोलियम से संबंधित था। देख लीजिए जो कठिन कठिन है वही यहाँ पे है, ग्रे उर्वरक से, ब्लैक पेट्रोलियम से, और ब्राउन रिवोल्यूशन जो था वो रेशम और चमड़ा से ही था। बिल्कुल एकदम सही है, ब्राउन रिवोल्यूशन या ब्राउन क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति। अब बात करें गोल्डन रेवोल्यूशन, मतलब गोल्डन क्रांति, स्वर्ण क्रांति की यहाँ पे बात हो रही है। अगर इसकी बात की जाए तो ये खाद्यान्न से संबंधित नहीं था, ये क्या था, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर से संबंधित था, एपीकल्चर से संबंधित था, मतलब कि बागवानी, बागवानी, बागवानी या शहद उत्पादन, शहद उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर से। एकदम रट लीजिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को। आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एल्यूमिनियम किस लिए काम आता है, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और टंगस्टन किस लिए काम आता है ये बताना है आपको। तो जो एल्यूमिनियम होता है और कॉपर, प्लेटिनम और टंगस्टन, देखिए सबसे पहले टंगस्टन पे आते हैं, डी की बात करें तो टंगस्टन क्या होता है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 हो गया। जब हम प्लेटिनम की बात करते हैं तो प्लेटिनम बहुत महंगी धातु, कॉस्टली मेटल है, तो महंगी धातु है। इसका उपयोग हमेशा धातु के कुछ क्या हम आभूषण बनाने में करते हैं, तो यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज। ठीक है, तो 1 हो जाएगा इसका। फिर बात करें जब हम कॉपर की, तो कॉपर का हम यूज कहाँ करते हैं, कॉपर को ये एक तारों में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। it shows a behavior of good conductor, that's why we are using it in electrical wiring। तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बच गया, तो ए क्या है, आपने देखा होगा ये यहाँ पे क्या लिखा है, करोजन रेजिस्टेंट। जो एल्यूमिनियम होता है वो हवा के संपर्क में आके एक ऊपर एक परत बना लेता है। ठीक है, वो जो आयोडाइड ऊपर जो ये परत बन रही है, ये जो ऑक्साइड की परत बन रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये क्या होता है, ये फिर क्षरण से रोकता है किसको, एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम को। तो इसलिए इसका 3 हो जाएगा, और इसको अत्यधिक क्षरण रोधी भी कहते हैं इसीलिए। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो गया, 3214, 3214 हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं। What is the current sequence of river encountered while traveling by road? चेन्नई टू कोलकाता, फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता। चेन्नई से कोलकाता अगर हम जा रहे हैं रोड से तो हमको कैसे कैसे मतलब हमको मिलेगी नदियां, तो आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं। ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, फिर पेन्नार, पेन्नार से पहले पलार आता है, पलार, पेन्नार, और ऊपर यहां महानदी से पहले भी आती है स्वर्ण रेखा। क्या आती है, स्वर्ण रेखा।
स्वर्ण रेखा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे दामोदर, हुगली ये सब मिलती है, लेकिन इन सब की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अब इसकी बात अगर करें तो आप देखिए इसी क्रम में देखिएगा, पेन्नार, पलार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा। देखते हैं, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा के बाद कावेरी आ गया तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया पहले ही। कृष्णा, पेरियार, अब देखिए पेरियार आ गया है, पेरियार आ गया है तो ये भी गलत हो गया। अब पेन्नार की बात करते हैं, पेरियार कहाँ से इधर आ जाएगा, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्ण रेखा। तो देखिए जो पिछले मैंने पीछे आपको बताया, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और वैतरणी। तो अगर आप इस क्रम में जाएं तो आपको लगेगा कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्णरेखा, क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला विकल्प सही लग रहा है। फिर भी फोर्थ वाला देख लेते हैं, पेन्नार के बाद महानदी, फिर स्वर्णरेखा और फिर गोदावरी, कृष्णा, तो ये भी गलत हो गया। हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, सी वाला विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, थ्रू विच पास डज द रिवर सतलज इंटर इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे मैं एक दो बार और मतलब मैंने खाली ऐसे पूछा था, प्रश्न नहीं आया था आपके सामने, लेकिन मैंने पूछा था। जब भी बात होती है सतलज नदी की, सतलज नदी की, तो मैं आपको पहले कुछ फैक्ट बता देता हूं। कहां से निकलती है, राक्षस ताल से। कहां से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। राक्षस ताल से निकलती है तिब्बत से। मैंने आपको बताया था तीन नदियां एक स्थान से ही, लगभग एक ही स्थान से निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। राक्षस ताल से निकलती है तिब्बत से, उसके बाद आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के सिपकिला दर्रे से, सिपकिला दर्रे से, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, भारत में। फिर कुछ दूर बहते हुए चिनाब, चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब फिर आगे जाके सिंधु में मिल जाती है, ठीक है, सिंधु में मिल जाती है। यही था किसका, सतलज नदी के बारे में। इसको सतुद्री भी कहा गया है। कहाँ, सतुद्री। कुछ ग्रंथों में, ऋग्वेद वगैरह में इनको, इसको सतुद्री भी कहा गया है। तो जोजिला से नहीं करती है, नाथुला से भी नहीं करती है, लिपुलेख से भी नहीं करती है, और सिपकिला से करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, चिनाब और फिर सिंधु। तो ये जो सिंधु तंत्र है, ये जो हमारा सिंधु अपवाह तंत्र है, उसी की एक महत्वपूर्ण नदी है। एक क्या है, महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी, सतलज। कौन सी, सतलज, सतलज याद रखेंगे आप सभी। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जोजिला कहाँ पे है, अच्छा इन इन कमेंट करके आप जल्दी से बताइएगा कि ये दर्रे कहाँ हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। लिपुलेख में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये यूके में है, ठीक है। सिपकिला मैंने बता ही दिया है, जोजिला और नाथुला आपको बताना है, ठीक है। जोजिला ऊपर है तो आपको जब उसी हिसाब से बताना है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, मतलब वास्तविक जीडीपी के बारे में आपको बताना है, इन कथनों पे विचार करना है इसी के बारे में। तो रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो अपस्फीति या मुद्रास्फीति को ध्यान में रख के इसका अनुमान लगाया जाता है वास्तविक जीडीपी का। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करेंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी जो होता है, नाम मात्र जीडीपी, उसको हम करेंट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, ये भी बात एकदम सही है। इन दोनों में वास्तविक अंतर ही यही होता है। जब भी हम वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं तो हम आधार वर्ष से तुलना करते हैं, लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हम करेंट वर्ष, मतलब करेंट ईयर से ही क्या आकलन करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो नाम मात्र जीडीपी के बारे में आप सभी को पता हो गया हो। वास्तविक जीडीपी जो होती है वो मुद्रास्फीति को, अपस्फीति को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है, और आधार वर्ष के क्या अनुसार ही इसकी गणना की जाती है, ठीक है। नामात्र जीडीपी वर्तमान कीमतों पर खाली ध्यान देता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों विकल्प सही है, C1 एंड 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक। आपको बताना है इसमें सिंथेटिक कौन नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बेसिक अंतर क्या है,
तो जब जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक साल में एक राज्य के भीतर कुल जितनी भी क्या उत्पादन हुआ है उस सब की बात यहाँ पे की जाती है। जब यहाँ पे रियल जीडीपी की बात करते हैं, रियल जीडीपी की बात करते हैं, तो ध्यान में रखिए आधार वर्ष के हिसाब से जीडीपी की गणना की जाती है। मतलब जीडीपी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग द बेस ईयर, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बात किया जाता है किसका, नॉमिनल जीडीपी का, तो नॉमिनल जीडीपी के अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पे करेंट ईयर के हिसाब से अभी मौजूद वस्तुतः जो प्राइस है उसके अनुसार इस जीडीपी की गणना की जाती है। यही इसका बेसिक अंतर था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम नहीं है, तो बताना है फैब्रॉन, नियोप्रीन, लेक्सान एंड टेफ्लॉन। तो देखिए नियोप्रीन, लेक्सान और टेफ्लॉन ये सब क्या हैं, ये कृत्रिम पदार्थ हैं, जबकि जो फाइब्रॉन है ये क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से, रेशम के कीट से, रेशम के कीट से प्राप्त होता है। एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन रेशा होता है, एक तरीके का प्रोटीन रेशा होता है जिसको फाइबर कहते हैं, ठीक है, याद रख लें आप सभी। वन ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, किसके रिकमेंडेशन पे फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेबल किया गया था भारत में। तो देखिए क्या वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, हंटर आयोग था, मैकाले आयोग था, या वुड्स डिस्पैच था। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 में इसके द्वारा ही क्या किया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में। हालांकि परीक्षा 2021 से 1921 से शुरू हुई थी, कहाँ पे, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, याद रख लें आप, इलाहाबाद में। लेकिन जो रिकमेंडेशन था वो 1919 का ही था, ठीक है। अब हंटर कमीशन की बात करें तो ये भी शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित आयोग था। मैकाले आयोग भी शिक्षा से संबंधित था, और वुड्स डिस्पैच भी। मैकाले आयोग केवल इंग्लिश शिक्षा के लिए बात कर रहा था, वुड्स डिस्पैच किसके बारे में बात कर रहा था, वुड डिस्पैच बात कर रहा था उच्च शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में। और मैका हंटर आयोग भी शिक्षा के बारे में ही बात कर रहा था, ठीक है, ध्यान में रख लें आप इसको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मोपला रिबेलियन 1986 बिल्कुल सही बात है, पाइका विद्रोह 1817 में बिल्कुल है, 200 साल अभी मनाया गया था कुछ 2017 में। फिर वागेरा विद्रोह 1818 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अहोम विद्रोह 1835 नहीं, ये कब हुआ था, 1828। गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर सिंह सिंह जी के नेतृत्व में इसको क्या किया गया था, इसकी शुरुआत मतलब इस विद्रोह को छेड़ा गया था, ठीक है। तो आप सभी ध्यान रख लें इसको। इन विच कंट्री वॉज जीएसटी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द वर्ल्ड, जीएसटी को सबसे पहले किस विश्व के किस देश में लागू किया गया था, भारत में, फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, या अमेरिका में। तो देखिए सबसे पहले की अगर बात की जाए तो 20th सेंचुरी में ही, 20th सेंचुरी में ही कहाँ पे लागू कर दिया गया था, फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में लागू कर दिया गया था जीएसटी। और जब जीएसटी की बात होती है तो मैंने आपको 3 समितियां बताई हैं, केलकर कमेटी, केलकर कमेटी, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी, और तीसरा मैंने एक और आपको बताया था, ये अभी जब दूसरा वाला सेट आपने किया था तो ये एक प्रश्न था, 2014 की एक कमेटी थी, इसको आप रिकॉल करके मुझे बताइए।
अगर नहीं आएगा तो मैं लास्ट तक आपको बता दूंगा, ठीक है। 2014 में ये एक और था जिसको 2014 में एक बार जीएसटी क्या लाने के लिए बात की गई थी, लेकिन लाया नहीं गया अंततः, तो उसके बारे में आप बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका सही विकल्प बी है। Who has been honored with Assam highest civilian award असम वैभव? तो असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी कुछ दिन पहले जनवरी के पास एक खबर आई थी, जनवरी 25 के पास, कि असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया है? जस्टिस न्यायमूर्ति, कौन? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ठीक है। बाकी के ये लोग गलत हैं। Who were awarded the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेज? तो देखिए, जब संस्कृत की बात होती है तो राम भद्राचार्य जी को दिया गया था। किसको? राम भद्राचार्य जी को दिया गया था। वहीं अगर उर्दू की बात करें तो गुलजार जी को दिया गया था, ठीक है। याद रख लें आप, राम भद्राचार्य आपको पता है वो दृष्टिहीन है, ठीक है। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है, बाकी की ये गलत हैं सब। 25 नंबर क्वेश्चन। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को दिया गया? तो बेंगलोर में स्थापित NIMHANS, निम्हांस इसको कहते हैं, इसको ही प्रदान किया गया है। ये करंट अफेयर है, ठीक है, जनवरी 2025 का। पहले 3-4 सेटों में हम जनवरी की बात करेंगे, फिर हम फरवरी की, ऐसे हम हर महीने को कवर करेंगे, ठीक है। एक साथ हम सारे करंट अफेयर को नहीं लेके आएंगे सारे महीने के, उससे कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो जनवरी की बात हो रही है। एम्स नई दिल्ली नहीं है, बाकी के और कोई नहीं है, हमारा सही विकल्प हो जाता है बी, ठीक है। कौन सा हो जाता है? बी, याद रख लें। Who has been honored with the prestigious title of Global Jan Peace Ambassador? किसको इससे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि, दलाई लामा, आचार्य विद्यासागर और सुधांशु महाराज? बिल्कुल नहीं, आचार्य लोकेश मुनि जी को क्या किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा सही विकल्प ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, तो आप सभी को तो पता ही होगा, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसी दिन पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार जितने भी होते हैं, पद्म अवार्ड, ये इसी दिन अनाउंस किया जाता है जनरली। 15 अगस्त को क्या है ये आप सभी को पता है, और 10 दिसंबर को ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो आप सभी याद रख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ vitamins and their scientific name is not correctly match? अब देखिए यहां पे दिया हुआ है, विटामिन ए का रेटिनॉल सही है, विटामिन बी का थायमीन, B1 का बिल्कुल सही है, सी का कैल्सीफेरॉल दे दिया है, और डी का कैल्सीफेरॉल दे दिया है। तो दोनों में से एक ही होगा। तो डी वाला तो सही है, लेकिन सी वाला एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रख लें। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डी की वजह से कौन सी कमी होती है शरीर में? हड्डियां, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, अस्थि संबंधित समस्या। स्कर्वी रोग किससे होता है? सी से होता है, सी से होता है। ए से क्या होता है? आप सभी को पता होगा, रतौंधी। और बी से क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है। अब यही अगर मैं आपसे पूछूं इन सब के लिए, तो देखिए, रेटिनॉल, रतौंधी से बचने के लिए क्या खाते हैं? तो आप सभी को पता होगा, हाँ, क्या खाते हैं? गाजर, गाजर। B1 से बचने के लिए क्या खाते हैं? हरी सब्जी, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स। और स्कर्वी से बचने के लिए क्या खाते हैं? जैसे टमाटर खा लिया, टमाटर खा लिया,
या ऑरेंज खा लिया इत्यादि, ये सब जो है ये सी के लिए उपयोग में होता आता है। ठीक है, डी के लिए क्या करते हैं हम, धूप लेते हैं, धूप लेते हैं। अच्छा एक चीज और, विटामिन डी हमको सूर्य से नहीं मिलता है। सूर्य की जो किरणें हैं वो अवरक्त किरणें जब हमारे अंदर अस्थियों से मिलती हैं तो एक विशेष प्रकार का क्या होता है, द्रव पैदा होता है जिस जो हमारे शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो याद रख लें इसको, हमारा इसमें जो गलत है वो सी ही है। आगे चलते हैं। The following pair is related to Oscar award. Which of the following is not correctly match? बेस्ट फिल्म जो थी वो ओपेनहाइमर थी, सही बात है। बेस्ट एक्टर जो थे वो सिलियन मर्फी थे, ये भी सही बात है। बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो एम्मा स्टोन थी, ये भी सही बात है। और बेस्ट डायरेक्टर जो थे वो क्रिस्टोफर नॉलन थे, ये भी सही बात है। और यहाँ बताना क्या है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये चारों सही हैं। अच्छा यहाँ पे जो सी वाला दिया है बारबी, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो एम्मा स्टोन तो है, लेकिन इनको मिला किसके लिए है, पुअर थिंग्स के लिए, पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है, ये बारबी के लिए नहीं दिया गया है। तो हमारा सी वाला यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज। तो आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाने वाला प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया है, टोयो ईटो, रेंजो पियानो, रिकेन यामामोटो और बालकृष्ण दोषी, किसको दिया गया है। जापान के एक आर्किटेक्चर को दिया गया है जिनका नाम क्या है, रिकेन। रिकेन युमा मोटो, रिकेन युमा मोटो, थोड़ा सा नाम अजीब होता है इसलिए याद रख लीजिएगा, रिकेन युमा मोटो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा सही वाला विकल्प सही है, सी है। By which constitutional amendment act was the voting age in India reduced from 21 to 18? तो 21 से 18 कब किया गया था, मतदान देने की उम्र को घटाकर मतदान की आयु कब कम की गई थी, 42nd संविधान संशोधन 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 और 73rd संविधान संशोधन तो ये है नहीं, और 42 भी नहीं है, 44 भी नहीं है, इसमें तो 42 की कुछ चीजों को बदल दिया गया था। 46 है, ये 1988 का एक संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें एज को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतदान की उम्र 21 वर्ष। 73वां संविधान संशोधन किससे है, 42वें को आप सभी को पता है, इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसको, 42 को। ठीक है, 73rd किससे रिलेटेड है, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु बिल्ड द मोती मस्जिद ऑफ लाल किला महल, हु बिल्ट द मोती मस्जिद ऑफ लाल किला महल, लाल किले का मोती मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं। ठीक है, तो किसने बनवाया था, लाल किला किसने बनवाया था, ये कमेंट करके आप बताइए, मोती मस्जिद मैं बताता हूं। शाहजहां ने नहीं बनवाया था, अकबर ने भी नहीं बनवाया था और हुमायूं ने भी नहीं बनवाया था। बनवाया किसने था, औरंगजेब ने बनवाया था लाल किले का मोती मस्जिद। ठीक है, औरंगजेब ने बनवाया था। और इनायत खां ने क्या लिखा था, शाहजहांनामा, इनायत खां। और बाबर जी ने क्या लिखा था, बाबर जी ने क्या लिखा था, बाबरनामा।
मतलब कहने का मतलब है ये जितने लोग थे सबने मतलब इनके बारे में उनकी आत्मकथाएं या तो उन्होंने अपने से लिखा था या किसी और ने लिखा था। बाबर ने अपना लिखा था, शाहजहां का इनायत खान ने लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए वैसे तो गोबर गैस के घटक की बात अगर की जाए तो मेथेन, CO2, N2, H2, H2S, ये सारे निकलते हैं किसमें? गोबर गैस में। लेकिन मेजर गैस पूछ रहा है तो CH4 और CO2 ही निकलता है, और इसमें दिया खाली मीथेन ही है CH4, तो CH4 का मतलब है मीथेन, और हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान ऑफ मलयालम लैंग्वेज? सरस्वती सम्मान किससे सम्मानित किया गया इससे? प्रभा वर्मा, MT वासुदेवन नायर, के संगतन और ONV कुरूप। तो किसको दिया गया? ये दिया गया है प्रभा वर्मा को दिया गया है। ठीक है, प्रभा वर्मा जी को दिया गया है सरस्वती सम्मान। याद रख लें, ये जनवरी 2025 का करंट अफेयर है। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 फ्रॉम इंडिया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? वो है मेधा पाटकर नहीं, वंदना सिवा नहीं, सुनीता नारायण नहीं, आलोक शुक्ला को दिया गया है। ठीक है, बी विकल्प सही है। Who won the Pulitzer Prize 2024 in the category of international reporting? तो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट के स्टाफ को, या न्यूयॉर्क टाइम के स्टाफ को, या द गार्जियन रिपोर्टर्स को, या रियूटर्स इंटरनेशनल टीम को? तो पुलित्जर पुरस्कार रिपोर्टिंग के लिए ही दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2024 का दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसको दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग है। ये किसको मिला है? जेननी एर्पेनबेक को। ठीक है, जेननी एर्पेनबेक को मिला है। ठीक है, Which film won the prestigious Golden Couch Award for Best Documentary at the 18th MIFF? तो आपको बताना है कि 18वां MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र हेतु प्रतिष्ठित गोल्ड कॉच पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एलिफेंट विस्पर्स, तो बहुत पहले दिया गया था, इस बार नहीं दिया गया है। ऑल दैट 2022 या 23 में दिया गया था। ऑल द दैट ब्रीड्स ये है नहीं। राइटिंग विद फायर ये भी नहीं है। गोल्डन थ्रेड है, गोल्डन थ्रेड है। ठीक है, याद कर लें, गोल्डन थ्रेड है। ठीक है, गोल्डन कॉच पुरस्कार किसको दिया गया है? गोल्डन थ्रेड को। सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक, छोटा वित्त बैंक, किसको दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये दिया गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, आगे चलते हैं। बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज किसको दिया गया है? तो ये समंथा हार्वे को दिया गया है। किसको दिया गया है? समंथा हार्वे को। एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI विच फिल्म वन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड? किसको मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड? किसको मिला है? तो देखिए वो कौन सी फिल्म है? टॉक्सिक, लिथुआनिया की ये फिल्म है टॉक्सिक, इसी को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं, इसको लॉन्च किया गया है C60 से। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C60 द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और डॉकिंग का मतलब भी जानेंगे हम। डॉकिंग का क्या मतलब होता है? डॉकिंग का मतलब आप बताइए, क्या लूटना उठना होता है क्या? डकैती, डॉकिंग ऐसा कुछ नहीं है। डॉकिंग का मतलब होता है कोई एक सैटेलाइट, कोई एक उपग्रह पहले से मौजूद रहा है, कहाँ? अंतरिक्ष में, स्पेस में। कोई एक उपग्रह पहले से मौजूद रहा है स्पेस में, दूसरा उपग्रह यहां से जाएगा और उसके साथ फिर से जुड़ने की क्षमता रखेगा, उससे जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा उपग्रह उससे जुड़ेगा, या एक साथ जाए, अलग अलग जाए, कैसे भी जाए, वहां जो जुड़ना है उसी को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं, उसी को डॉकिंग कहते हैं। ठीक है,
तो ये पहला कौन सा था? स्पेडेक्स। स्पेडेक्स किससे लॉन्च किया गया था? C60 द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C60, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अच्छा, यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सुना होगा ASLV, SSLV, PSLV, GSLV, तो ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये क्या है? ये सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये चारों हैं। एगुमेंटेड और SSLV, ये दोनों का काम क्या है? लियो तक ले जाना। लियो मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने की क्षमता रखना। पोलर अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने के लिए कौन काम आता है? उससे ऊपर, लियो से ऊपर, लेकिन सबसे ऊपर से थोड़ा नीचे, मोटी मोटी बात आप समझिए, वो PSLV ले जाता है। GSLV जब एकदम पराकाष्ठा है कि सबसे ऊपर ले जाएगा, बहुत भारी भरकम कोई उपग्रह है उसको ले जाना है, सैटेलाइट है उसको ले जाना है, तो ऐसी स्थिति में GSLV का उपयोग किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि GSLV F-15 का उपयोग किया गया था किसको ले जाने में? NVS-02 को ले जाने में, ठीक है, 02 को ले जाने में। आगे चलते हैं। Who has recently won the title of Pro Kabaddi League? Pro Kabaddi League 2024 का खिताब किसने जीता? बेंगलुरु बुल्स, तेलुगु टाइटंस, पटना पायरेटेड, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की? अंतर्राष्ट्रीय सहयोगिता दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान या प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही बात है, बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। Which of the following pair of international organization and their headquarter is not correctly match? संयुक्त राष्ट्र जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, बिल्कुल सही बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात जब करते हैं तो ये पेरिस में नहीं है, ये कहाँ है? वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में है, ठीक है, तो यही गलत है, यही वाला हो जाएगा हमारा सही विकल्प C। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे एक बात जान लीजिए, आप थोड़ा सा, आपको क्या आकलन लगाने में अच्छा रहेगा, आप इसको याद कर लेंगे। जब भी आपसे पूछे अगर कोई फाइनेंशियल कोई फाइनेंशियल संस्था है, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन है, तो जनरली वो USA के आसपास ही रहेगा। कोई खाने पीने का है, फूड से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, तो वो आपको इटली में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? इटली में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी और भी कुछ होंगे जो आपको जेनेवा में मिल जाएंगे, ठीक है, जेनेवा में मिल जाएंगे, स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे, इत्यादि इधर उधर मिल जाएंगे, बाकी के फ्रांस में भी मिल जाएंगे। कहने का मतलब है पैसे वाला जो है वो आप आकलन लगा सकते हैं कि वो USA के आसपास होगा। ऐसे ही एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब भी किसी भी रिपोर्ट के आगे या तो ग्लोबल लग जाए या तो वर्ल्ड लग जाए, ग्लोबल अगर लग जाता है तो आप उसको WEF से जोड़ा करिए, किससे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ये आकलन मतलब ये क्या तुक्का लगाने की विधि है, तो आपको पता होनी चाहिए। Who has been declared as the mascot for the खो खो वर्ल्ड कप? तो इसके लिए तो तारा और तेजस थे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए जो शुभंकर थे वो तारा और तेजस थे, ठीक है। आगे चलते हैं। Recently, which base year has the government of India announced for the calculation of gross domestic product? तो वो कौन सा है? 22-23। मतलब आप समझिए, अब जीडीपी के अब रियल को जब निकाला जाएगा, तो रियल जीडीपी जब निकाली जाएगी तो उस पे जो हमारा बेस ईयर होगा, वो क्या होगा? वो होगा 22 और 23। जबकि जो नॉमिनल जीडीपी निकाली जाएगी, नॉमिनल जीडीपी क्या होगी? करंट ईयर प्राइस, ठीक है, याद रख लीजिए, नॉमिनल और क्या? रियल जीडीपी। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? पर्यावरण परिस्थितिकी तंत्र से पैदा होने वाले प्रोडक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ में हाल ही में ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा को स्वीकारा है।
कब स्वीकारा था? लगभग जनवरी 2025 में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि आप देखेंगे तो उत्तराखंड ने भी स्वीकारा है, लेकिन उसकी और इसकी अवधारणा अलग अलग है। उसकी और इसकी अवधारणा अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली विच रीजन हैज बीन अनाउंस्ड एज द 69th रेलवे डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे? तो 69वां रेलवे डिवीजन किसको घोषित किया गया है? सिक्किम को नहीं, लद्दाख को नहीं, चंडीगढ़ को नहीं, जम्मू को। किसको? जम्मू को। और यही मैं आपसे पूछ लूं 70वां के बारे में, 70वां के बारे में, तो क्या आपको पता है? रायगढ़, रायगढ़ा, या तो रायगढ़ा कहते हैं इसको, लिखा तो अगर पढ़ेंगे आप तो रायघर है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है रायगढ़ा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी पर्वत नहीं, आल्प्स नहीं, हिमालय है लंबा लेकिन एंडीज से छोटा है, एंडीज से छोटा है। ठीक है, एंडीज कितना लंबा है? 7000 किलोमीटर लंबा। कुल 7 देशों में, 7 देशों में, दक्षिण अमेरिका के कुल 7 देशों से होके ये गुजरता है। पेरू, चिली, फिर अर्जेंटीना। ठीक है, ऐसे कुल 7 देश हैं जिनसे होके ये गुजरता है। अर्जेंटीना की बात आ गई तो एक फैक्ट मुझे याद आ गया। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की बात अगर आ रही है तो मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना ही वो देश था जिसने ब्रिक्स, ब्रिक्स में शामिल होने के बाद अपनी क्या मेंबरशिप को वापस ले लिया। पहले तो अभी वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 11 देश ही हैं। कितने देश हैं? 11 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं अगर ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स पहले तो नाम पे ही चले जाइए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो अलग से 6 जुड़े वो कौन कौन से थे? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर ईरान, फिर इजिप्ट, इथोपिया, ये सारे रहे हैं। ठीक है, तो ये 6, इंडोनेशिया, ये 6 वो देश रहे हैं। आगे चलते हैं। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? एमालिया परेज मोशन पिक्चर का अवार्ड पूछ रहा है। यही अगर पूछ देता कॉमेडी, कॉमेडी एंड म्यूजिक में, तब तो कंफ्यूजन हो जाती, क्योंकि तब तो एमिलिया परेज की बात आने लग जाती। लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर की बात कर रहा है तो वो क्या है? द ब्रूटलिस्ट। क्या है? द ब्रूटलिस्ट। याद रख लेंगे आप। आगे चलते हैं। साबुन के बुलबुले पर यदि कुछ आवेश रखा जाए तो क्या होगा? अगर साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाएगा तो क्या होगा? इट्स रेडियस इंक्रीज। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगा। और क्यों कर जाएगा? वो आवेश पूरी त्रिज्या पर फैल जाएगा, मतलब पूरे उसके बॉडी पर समान रूप से फैल जाएगा और वो जो उसकी त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सही विकल्प ए हो जाएगा। Which Indian state has recently launched the Gurudaksh portal? गुरु गुरुदक्ष नहीं, गरुडाक्षी पोर्टल फॉर फिलिंग ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ क्राइम FIRs। तो देखिए, जहां पे जंगली जीव ज्यादा हैं वहीं पे गरुडाक्षी पोर्टल की बात की जाएगी। महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु नहीं, उड़ीसा भी नहीं, कर्नाटक ने किया है। ऐसे अच्छे काम कर्नाटक करता रहता है, कर्नाटक ने किया है। ठीक है, आप कभी कर्नाटक जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो लोग बहुत इको फ्रेंडली हैं। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में जनगणना किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 246 और यूनियन लिस्ट 69, अनुच्छेद 270 स्टेट लिस्ट 17, अनुच्छेद 283 और यूनियन लिस्ट 69, अनुच्छेद 283 और संघ सूची 69, आर्टिकल 313 और यूनियन लिस्ट 69। तो देखिए, आर्टिकल 246 है, 246 के एंट्री नंबर और किसका एंट्री? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का 69th में ये प्रावधान किया गया है कि जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, जनगणना होनी चाहिए।
तो ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। लास्ट टाइम जो अभी तक जनगणना हुई है वो कौन सी हुई, 2011 में हुई है। आपसे यही मैं अगर पूछूं कि कभी आगे कौन सी होने वाली है, तो देखिए 1 अक्टूबर 2026 से होने वाली है पहाड़ी क्षेत्रों में, और 1 मार्च 2027 से सामान्य क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में, ठीक है। 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी क्षेत्रों में और 1 मार्च 2027 से सामान्य क्षेत्रों में होने वाली है, ठीक है। आगे जनगणना, और यहीं पे आप ये भी बता दीजिए कि भी आपको क्या लगता है कि कितनी जनसंख्या होगी भारत की, क्या 145 करोड़ क्रॉस कर गया होगा कि नहीं, बताइएगा। तरबूज का गुदा लाल रंग का होता है, मतलब उसके अंदर का जो प्लम्प होता है, पल्प होता है, वो लाल रंग का होता है, क्यों, कारण क्या है, लाइकोपीन नामक प्राकृतिक एंटीऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ये लाइकोपीन टमाटर से भी संबंधित है, क्या उसी की वजह से होता है। फल में उपस्थित क्लोरोफिल रंग द्रव्य के कारण, तो नहीं, क्लोरोफिल हरे से संबंधित है। उसके रंग में हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा होने के कारण, तो ऐसा नहीं है, हीमोग्लोबिन कहाँ से आ जाएगा भाई। ड्यू टू एंटी साइनिन रंग द्रव्य के कारण, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पिगमेंट उगमेंट नहीं है भाई। ये लाइकोपिन जो होता है इसी की वजह से लाल होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइकोपिन कम हो तो वो कम लाल हो, ज्यादा हो तो ज्यादा लाल हो, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसका सही विकल्प ए है। भाषिनी, अभी बीच में एक एआई बेस्ड ट्रांसलेटर भाषिनी का उद्घाटन किया गया था, ये किससे संबंधित था। टू प्रोवाइड एआई बेस्ड ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज सर्विस अक्रॉस इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है, ये कोई डिजिटल कंटेंट नहीं बनाएगा, और ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, और ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए कोई हार्डवेयर नहीं है। ये क्या है, प्रोवाइड एआई बेस्ड ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज सर्विस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है, आंख का कौन सा भाग है जो रंग पहचानता है, आप सभी को बताना है कौन पहचानता है। देखिए रेटिना के आगे, रेटिना के आगे एक ऐसा भाग होता है जहां पे कोन्स और रॉड पाए जाते हैं, कोन्स रॉड, कोन्स रॉड, कोन्स रॉड। जब आप अपनी आंखों को ध्यान से देखेंगे, शीशे में आप देखेंगे थोड़ी सी लाइट जला के, तो आपको कोन्स और रॉड दिखेंगे। उसमें जो कोन्स होता है उसी के द्वारा ही क्या करते हैं, हम रंग को पहचानते हैं। जैसे ये कहीं ग्रीन कलर का होगा, ये कहीं रेड कलर का होगा, कहीं दूसरे कलर का, ये मतलब ब्लू का होगा, तो ये अलग अलग रंगों को पहचानता है, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड 2, अब यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 और 2 को, राजधानी और कंट्रीज को। ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो थाईलैंड की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है, बैंकॉक से। वियतनाम की बात करें तो हनोई से। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता, और मलेशिया की बात करें तो कुआलालंपुर। तो क्या हो गया, 3, 1, 2 एंड 4, 3, 1, 2, 4, ए वाला विकल्प सही हो जाता है। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको शुरू किया था। स्टेट अंडर दिस alliance could maintain their own independent army, सहायक संधि स्वीकार करने वाली रियासतें स्वतंत्र सेना रख सकती थी, बिल्कुल सही बात नहीं है। स्टेट हैड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ कंपनीज आर्मी, रियासतों को कंपनी की सेना का खर्च का वहन करना पड़ता, बिल्कुल, जब अपनी नहीं रहेगी दूसरे की रहेगी तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो सही बात है। वायलेशन ऑफ द ट्रीटी कुड लीड द एनेक्सेशन, तो विलय का खतरा हमेशा था अगर संधि का उल्लंघन हुआ, तो बिल्कुल सही बात है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो सही विकल्प है वो ए है, यहाँ पे क्या है, ए, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली, याद रख लीजिए। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को। कौन से रिवोल्यूशन से संबंधित है, जल्दी बताइएगा, कौन से रिवोल्यूशन से संबंधित है ब्लैक, ये पेट्रोलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट, ये वात रोग उपचार, मतलब
बिल्कुल वात रोग उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अम्लरोधी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, बल्कि इससे जब हम ब्लैक एंड वाइट फोटोज ब्लैक एंड वाइट फोटोज में इसका उपयोग करते थे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोज में इसका उपयोग किया जाता था सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। Which chemical reaction sequence correctly represent the natural ozone cycle in the stratosphere? समताप मंडल में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन परत पाई जाती है। किससे मापते हैं इसको? डाप्सन से मापते हैं। डाप्सन एक क्या है? एक इकाई है जिसके द्वारा ओजोन परत की माप की जाती है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। अब ओजोन चक्र के बारे में बताना है कि वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, ओजोन की परत बनने लग जाती है या नहीं बन पाती है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? फोटो डिसोसिएशन होता है, फिर ऑक्सीजन एटम बनते हैं, फिर ओजोन फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरा दिया हुआ है ओजोन, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं, और फिर ग्रीन हाउस फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये तो संभव ही नहीं है। फिर क्या है? ओजोन फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, फिर मीथेन फॉर्मेशन होता है, और यूवी प्रोटेक्शन होता है, फिर जिसके बाद क्या होता है? ओजोन बनते हैं। तो बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोटोलिसिस, ओजोन, फिर क्लोरीन रिलीज होता है। तो क्लोरीन कहाँ वहाँ रिलीज होगा भाई? देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो फोटो डिसोसिएशन करते हैं। फिर जो ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, और ऑक्सीजन से जुड़ के O2 अब O3 बन जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया बार बार होती है जिसकी वजह से ओजोन परत बन पाती है। मतलब फोटो डिसोसिएशन होता है, प्रकाश विघटन से ही ऑक्सीजन अणु टूटते हैं, और ऑक्सीजन अणु टूटने के बाद एक नए ऑक्सीजन से जुड़ के O3 बनाते हैं, ठीक है। O3 ओजोन को कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैक संख्या को सही रूप से परिभाषित करता है? किसी वस्तु की चाल तथा, पहले जान लीजिए मैक संख्या होता क्या है। मैक संख्या का मतलब है कि अब ध्वनि की चाल, ध्वनि ध्वनि के बारे में, ध्वनि की चाल की बात की जाएगी अब यहाँ पे, ठीक है। ध्वनि की चाल के परिप्रेक्ष्य में ही बात की जाएगी, उसके सापेक्षता में ही हम, उसके अनुपात में ही हम चीजों को क्या करेंगे, जो हम स्पीड निकालेंगे। यह किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि के वेग के अनुपात को, मतलब रेशियो बताती है। किसका? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो दोनों के रेशियो को बताती है, बिल्कुल सही बात है। बाकी यह किसी वस्तु की चाल प्रकाश के वेग से नहीं संबंधित है। इट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी की बात कहां से आ जाएगी? इट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज फ्लूइड, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है वो ए है। जैसे मैक संख्या 1, मैक संख्या 2, मैक संख्या 3, तो ध्वनि की चाल, अगर ध्वनि की चाल के बराबर है तो मैक संख्या 1, ध्वनि की चाल की दोगुनी है तो मैक संख्या 2, ऐसे निकालते हैं मैक संख्या। एज ऑफ जनवरी 31 2025 भारत में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 19.12 गीगावाट, 100.33 गीगावाट, 115.67 गीगावाट एंड 129.92 गीगावाट। तो देखिए यहाँ पे जो बात होगी वो होगी 100.33 गीगावाट, इतनी थी। बाकी की 85 क्या 87 के आसपास जनरेट, मतलब अभी फिर से उस पर काम चल रहा है। टोटल 42 तो ऐसी है जो एकदम 42 नहीं 47 जो क्या है अभी ऑन द वे है, मतलब ये हो सकता है इतनी बढ़ जाए अगली साल तक, तो 47, लेकिन अभी वर्तमान में 31 जनवरी 2025 तक 100.33 गीगावाट रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब बात होती है विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था लगभग 51.3 गीगावाट, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि भारत का स्थान कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, चौथा है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाल रक्त कण किसके वाहक हैं? लाल रक्त कण किसके वाहक हैं?
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये आरबीसीज जो हैं ये ऑक्सीजन के वाहक हैं। तभी तो जब हार्ट में हम क्या पंपिंग होती है तो वहाँ पे ही ब्लड मिलता है, किससे? ऑक्सीजन से। फिर वो पूरे क्या होता है, वही जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर स्थान तक पहुंचाती है जहां ब्लड जाता है। फिर वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है और फिर वो बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब वो कहाँ है? वो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप यही मुझे बताइएगा कि आरबीसी की एज कितनी होती है, लाल रक्त कणिकाओं की एज कितने दिन होती है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत की पहली महिला सरला ठकराल, भारत की पहली महिला रेलगाड़ी चालक सुलेखा यादव, भारत की पहली महिला राफेल पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सही है, और ये भी नहीं होगा, शिवांगी सिंह वाला भी नहीं होगा। रेलगाड़ी की सुलेखा यादव नहीं थी, सुरेखा यादव थी, सुरेखा यादव। और तो देखिए इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, अगर कुछ मिसप्रिंट होगा तो मैं बताऊंगा आपको। सुरेखा यादव थी, ये मुझे कंफर्म है, सुलेखा नहीं है। ठीक है। वेयर एंड व्हेन डिड द ट्रेजिक जलियांवाला बाग हत्याकांड मींस मैसकर टेक प्लेस विच बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक जो महत्वपूर्ण मोड़ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? तो देखिए 13 अप्रैल 1919 का दिन आप कभी मत भूलिएगा। जब भी आए तो आप याद करिए और उस दिन शोक मनाइए। अमृतसर पंजाब में, अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला बाग, उसी में ये कांड हुआ था। हजारों लाखों लोग मर गए थे, लाखों नहीं हजारों लोग मर गए थे। हालांकि जो आंकड़े थे वो गलत थे, वो सरकारी आंकड़े आप जानते ही हैं, फेरबदल करके आते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अच्छा मैं ये पूछूं, यहाँ जो जनरल डायर थे उन्होंने ही इसका आदेश दिया था गोली चलाने का, उनको किसने मारा था? पंजाब के किस व्यक्ति ने उनको मारा था? इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ए वाला विकल्प हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार नासी का उदाहरण है? देखिए यहीं पे मैं आपको बता दूं, इसी वाले हत्याकांड के बाद 1920 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एग्ज़ाम दिया था आईसीएस का और क्वालिफाई भी कर गए थे, लेकिन इसी वाले हत्याकांड के अफसोस की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। लंदन जाके तैयारी की थी और क्वालिफाई किए थे, लेकिन फिर इसी की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड? तो खरपतवार नासी का उदाहरण कौन है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम मैग्नेट, परमैग्नेट, ब्लीचिंग पाउडर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, हमारा सही विकल्प हो जाएगा इसका। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? अमीटर है भाई, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? स्पीड मापते हैं गाड़ियों की, वो जो बताता है कि कितनी स्पीड में हम चल रहे हैं वो ओडोमीटर होता है। थर्मामीटर की बात करें तो क्या है, ये आप जानते हैं बुखार में उपयोग होता है। बैरोमीटर दबाव बताता है, दाब कितना है, वायु दाब कितना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज द गंगा रिवर हैव द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच? बिहार के किस जिले में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है? भागलपुर में नहीं है, पटना में है 99 किलोमीटर, याद रख लें 99 किलोमीटर। और गंगा में जो दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये कमेंट करके आप बताएं। क्या सोन नदी इसमें है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। और वर्तमान में किसको मिला है ये अवार्ड संतोष ट्रॉफी का, ये आप कमेंट करके बताएं। क्या सर्विस सेक्टर को मिला है? कमेंट करके बताइए मुझे। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोगी होती है? तो फ्रियॉन होती है। कौन सी होती है? फ्रियॉन। ठीक है, इसी की वजह से ठंडा रखने में मदद मिलती है। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा कारण है सीएफसीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? तो देखिए गेहूं रबी क्रॉप मतलब गेहूं बिल्कुल है रबी क्रॉप, तो ये नहीं होगा। सरसों भी है, गेहूं सरसों एक साथ बोया जाता है। जौ भी है, कपास नहीं है। कपास क्या है? खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर
प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो क्या है वो न्यूट्रोफिल्स को, बेसोफिल्स को, लिम्फोसाइट को, या आइसिनोफिल्स को? तो देखिए इस्नोफिल्स को अगर बात करें तो नहीं है, न्यूट्रोफिल्स भी नहीं है और बेसोफिल्स भी नहीं है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एक तरीके से ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा होने की स्थिति में भी कैंसर जैसी बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं, याद रख लीजिए सी। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? 7 अप्रैल 1948 को गठन किया गया था, 7 अप्रैल 1948। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी, अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी क्या हुआ है, फटा है। कहाँ फटा है कमेंट करके बताइए। तब तक मैं ये बता देता हूँ, पृथ्वी पर है नहीं, शुक्र पर है नहीं, बृहस्पति पर भी नहीं है, मंगल पर है, ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स, ठीक है। कहाँ है? ओलंपस मॉन्स। विच सेल इन द पैंक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन? कौन सा सेल पैंक्रियाज में इंसुलिन निकालता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की अल्फा कोशिका में नहीं, बीटा कोशिका में, बिल्कुल सही है, डेल्टा कोशिका में नहीं, और अग्न्याशय की एसिनार कोशिकाओं में नहीं। तो मैंने आपको बताया अग्नाशय की बात होगी तो आप सभी को पता होना चाहिए अग्नाशय क्या है। दोनों टाइप की ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि इसमें जो एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ब्लड से मिलते हैं, और जो एंजाइम मिलते हैं वो पेट में जाके पाचन क्रिया के संबंध में उपयोग में आते हैं, ठीक है। और इंसुलिन काम क्या करता है? रक्त शर्करा को घटाता और बढ़ाता है। इंसुलिन घटाता है, शर्करा को घटाता है, और ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी खराब होगी तो समस्या होती है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। पहले जब यहां से भागीरथी आती है और इधर से अलकनंदा, पहले अलकनंदा से मिलती है कौन सी? धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर कौन सी नदी मिलती है? फिर मिलती है यहाँ पे पिंडार कह लीजिए, पिंडार, या मंदाकिनी कह लीजिए, पिंडर कह लीजिए, पिंडर। जब पिंडर मिलती है तब कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग, सॉरी कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। फिर जब यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है, जब यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है तो मंदाकिनी मिलने के बाद ये कौन सा प्रयाग हो जाता है? ये हो जाता है रुद्रप्रयाग। और फिर जब यहाँ पे जब यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पे ये मंदाकिनी थी, मंदाकिनी, ये नंदाकिनी है, नंदाकिनी। तो कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। और फिर जब यहाँ पे भागीरथी मिलती है, कौन सी नदी? भागीरथी मिलती है। ये सारी कौन सी? ये बाद में ये अलकनंदा बनती चली जा रही है। फिर जब यहाँ पे भागीरथी मिलती है तो इसी को कौन सा कहते हैं? देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग, पहले धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग,
फिर यहाँ पे पिंडर मिली तो कर्णप्रयाग, मंदाकिनी मिली तो रुद्रप्रयाग, नंदाकिनी मिली तो नंदप्रयाग, और फिर जब भागीरथी मिल गई, कौन सी, भागीरथी जब मिल गई, तो भागीरथी के मिलने के बाद ये कौन सी, गंगा के नाम से जानी गई, और ये मिली कहाँ पे, ये देवप्रयाग। ठीक है, याद रख लें यहाँ पे देवप्रयाग ही हमारा सही विकल्प होगा। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो देखिए, अगर 2020 की बात आप ना करें तो ये कोठारी, 2020 के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये तो आप जितना जान लीजिए कस्तूरी रंगन समिति। और जब के कस्तूरी रंगन समिति की बात होती है, कमेटी की बात होती है, तो आप जल्दी से बताइए कि वेस्टर्न घाट के बारे में इन्होंने क्या कहा है, वेस्टर्न घाट के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ये किसके नाम से, ये कस्तूरी रंगन समिति के क्या सिफारिशों के आधार पर ही इसका क्या किया गया था, इसको बनाया गया था, फार्मुलेट किया गया था। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत साधारण सा प्रश्न है, खाली आपको एक थोड़ा सा नैप देने के लिए मैंने ये बता दिया, ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु पेड़ पौधे क्या करते हैं, व्हाट डू प्लांट डू द टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। तो पोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, धातु बनाते हैं, पहाड़ बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस अंडर इट्स नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। एनटीईपी के द्वारा पहले, देखिए डब्ल्यूएचओ का तो 2030 था, किसका, डब्ल्यूएचओ का, पहले 2027 था, फिर 2030 हुआ, लेकिन भारत का जो है वो 2025 है। क्या है, 2025। अभी भी एक महीना बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उम्मीद जताइए खत्म हो जाए। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। भारत में हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा सिक्किम, बिल्कुल सही बात है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा दक्षिण चोटी सिक्किम, मान लीजिए ये भी सही है। केटू, केटू गार्डविन ऑस्टिन, कहने को ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये है कहाँ, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पीओके में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको विवादित कहते हैं, विवादित, विवादित क्षेत्र में है। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो कंचनजंगा है। ठीक है, अब यही एक बात जान लीजिए, ये है कहाँ, ये है कहाँ, ये लद्दाख क्षेत्र में है। कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र में, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। और इसी कारा और कोरम की वजह से ही इसको, एक का कारा और दूसरे का कोरम, तो ये दोनों मिला के इसको क्या कहते हैं, केटू कहते हैं। ठीक है, काराकोरम रेंज याद रख लें आप। ये कौन सा है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में है, वर्तमान के लद्दाख में। निम्न में से किस राज्य युग्म में विधान परिषद है, कहाँ कहाँ विधान परिषद है। विधान परिषद की जो संकल्पना है इसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। ये कहाँ पे है आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश और बिहार में है, बिल्कुल है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी है, बिल्कुल है। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी है। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सभी है। तो यहीं पे आप लिख लीजिएगा उपर्युक्त सभी। कुछ कंफ्यूजन होगी लिखने में, तो उपर्युक्त सभी, तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि सारे हैं इसमें से। कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर कौन सा है, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर तेलंगाना, कर्नाटक पहले आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद और दक्षिण में कोई बचता नहीं है, महाराष्ट्र लीजिए, महाराष्ट्र, फिर कौन सा है, बिहार, और फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं और उनके प्रसिद्ध नारों को उनके साथ सम्मिलित करना है और बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो बिल्कुल ये सही है, तो ये होगा नहीं।
बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसको इन्होंने 2 बार कहा है। एक बार इन्होंने 1 अगस्त 1920 की इनकी डेथ हुई थी, उसके पहले इलाहाबाद में एक भाषण दे रहे थे, उस समय भी इन्होंने ये बात कही थी। भगत सिंह के बारे में अगर पूछा जाए तो इनकलाब जिंदाबाद बिल्कुल इन्होंने कहा था, लेकिन इस नारे को जेन्युइनली ओरिजिनली किसने दिया था? तो मौलाना हसरत मोहानी जी ने। इन्होंने दोबारा इसको लोकप्रिय बना दिया था, तो यही वाला विकल्प हमारा हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो आप इसको ध्यान में रख लें। शुष्क बर्फ क्या है? हमारे फ्रिज में जो जम जाती है बर्फ, और आप उसको कभी टेस्ट मत करिएगा, वो शुष्क बर्फ है, उसको क्या कहते हैं? ठोस CO2, ए वाला विकल्प। ड्राई आइस किसको कहते हैं? CO2 को। ठीक है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो देखिए यहाँ पे विबग्योर याद रखिए। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो आप इतना याद रख लीजिए, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और इसका सबसे कम, न्यूनतम होता है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक होता है। इसीलिए बिग बैंग थियरी में रेड शिफ्ट की अवधारणा से ही हम जान पाए कि सही में बिग बैंग थियरी जो है वो सही है। ठीक है, तो यहां पे बैगनी हो जाएगा। When was वंदे मातरम sung for the first time? पहली बार कब गाया गया था? वैसे लिखने को तो ये कौन सी पुस्तक थी बंकिम चंद्र चटर्जी जी की, वो बताइएगा आप। और ये लिखने को तो बहुत पहले लिखा जा चुका था, लेकिन इसको सबसे पहले क्या 85 में गाया गया था? नहीं, 1896 में कोलकाता सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इस गाने को वंदे मातरम गाया गया था। ये वाला विकल्प सही है, ना 1905 में पहली बार, ना 1911 में। ठीक है, अच्छा ये कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 7 अगस्त 1905। और ये इसका मतलब अगर इसको अपनाया कब किया था सबसे पहले? तो बनारस अधिवेशन में। कहाँ? बनारस अधिवेशन में इसको अपनाया गया था। और ये भी याद रख लीजिए कि गोखले साहब क्या थे इस समय? अध्यक्ष थे इसके, 1905। ठीक है, याद रखें इसे। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्य न्यायाधीश, ना संसद। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट पूछे तो वो धावन सोडा हो जाता है। क्या हो जाता है? धावन सोडा। लेकिन अगर खाने वाला सोडा पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, याद रख लें। व्हेन इज नेशनल यूथ डे? मतलब नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन के अवसर पर? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय यूथ दिवस। बल्कि यहाँ पे राष्ट्रीय यूथ सप्ताह, राष्ट्रीय नेशनल वीक बनाया जाता है। तो ये किसके जन्मदिन पे? स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? देखिए, थर्मामीटर तो बुखार को मापने के लिए, बैरोमीटर तो आप सभी जानते हैं बैरोमीटर का संबंध इससे नहीं, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। पायरोमीटर जो होता है उच्चतम तापमान, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात जब हो रही हो तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर? बृहस्पति पर खोज करने के लिए ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, ईएसए के द्वारा, या रॉसकॉस्मॉस, मतलब यूरोप के द्वारा या यूएसए के द्वारा या इंडिया के द्वारा या रसिया के द्वारा। तो देखिए यूरोप के ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है जूसी आईसी मिशन। ये कब तक पहुंचेगा? 2031 तक ये जुपिटर पे पहुंचेगा, ठीक है। और इनका काम इतना है कि वहाँ पे अन्वेषण वगैरह करना, वहाँ पे मतलब जो भी संभावनाएं हैं उसकी खोज करना, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया? सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो देखिए एशिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात होती तो ग्रीनलैंड हो जाता। अगर वर्ल्ड की बात होती, अगर वर्ल्ड की बात होती तो पहले ग्रीनलैंड आता, फिर न्यू गिनी आता पहले पे, दूसरे पे, फिर तीसरे पे कौन सा आता है? फिर आता कहीं बोर्नियो, बोर्नियो। लेकिन जब बात एशिया की हो रही है, किसकी बात हो रही है? एशिया की। तो एशिया के मामले में सबसे पहले पे कौन सा आएगा? बोर्नियो, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन से 3 देश हैं जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री साझा करता है। देखिए इन प्रश्नों का उत्तर देने पे आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर होंगे, इसलिए आप उत्तर देने पे बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना रखें, ठीक है। तो हमारा बोर्नियो हो जाएगा, बोर्नियो। देखिए मैं एक देश आपको बता दे रहा हूं, ब्रुनेई। अब 2 देश तो आप कम से कम बता ही सकते हैं। When was the Defense Research and Development Organization established? कब established किया गया था? 1947 को, 1954 को, 1958 को या 1962 को? 1958 को किया गया था, 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। कब? डीआरडीओ, डीआरडीओ को, ठीक है। किसके द्वारा डेवलपमेंट करने, इसकी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निर्धारित हुई? तो मिसाइल मैन के द्वारा निर्धारित हुई थी। मिसाइल मैन कौन है ये आप कमेंट करके बताएं। The tropic of Cancer does not, the tropic of Cancer does not pass through which of the following countries? कर्क रेखा से जो नहीं गुजरते हैं कौन कौन से देश हैं? मैक्सिको, बहमास। देखिए कुल 17 देश हैं। कितने कितने? कुल 17 देश हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। मैक्सिको, बहमास, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद हाँ म्यांमार, म्यांमार, चीन और ताइवान, ठीक है। ताइवान भी है। कुल 17 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, ठीक है। कुल 17 देश हैं जिनसे ये होके गुजरती है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, कौन सा है? मैक्सिको, बहमास है, वेस्टर्न सहारा है, मौरितानिया है, माली और अल्जीरिया है। तो ये नहीं होगा। नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया नहीं, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब है। ईरान नहीं है, ईरान नहीं है, याद रखे ईरान नहीं है। ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान भी है। और लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, म्यांमार, चीन और ताइवान भी है, ठीक है। तो ये सारे हैं, लेकिन हमारा
ईरान नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लें, कर्क रेखा से होके गुजरने वाले। और कर्क रेखा से होके गुजरने वाले स्टेट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो स्टेट तो आप सभी को पता ही है। कौन कौन से स्टेट हैं? 8 हैं, ठीक है। मैं 7 बता रहा हूं, एक आप बताएंगे। गुजरात ब्लैंक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब आपको बताना है कि मैंने ये कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो मैंने नहीं लिखा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बता दिया, ये आपको एक बताना है। आप जल्दी कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युद्ध वर्ष के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताना है आपको। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में, तो ये पहले ही गलत हो गया। द्वितीय 80 से 84 बिल्कुल सही है। तृतीय 90 से 92 बिल्कुल सही है। चतुर्थ 98 से 99 बिल्कुल सही है। तो हमारा सही वाला विकल्प यहाँ पे ए हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो बताना है। देखिए, सबसे पहले तो इसको आप देख लीजिए, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारतीवाद और संविधान संशोधन दोनों कौन कब से हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की और 24वां संविधान संशोधन 1971 की, ठीक है। ये दो हो गए, हमको पता हो गए। अब गोलकनाथ और केशवानंद भारती, तो केशवानंद भारती कब हुए थे और गोलकनाथ कब हुए थे, इन दोनों को आप बताइए जल्दी से। ये 99 नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों को बताना है और ये कब शुरू हुए थे इसके बारे में हम यहाँ पे चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि गोलकनाथ बनाम बाद फिर केशवानंद भारती, पहले एक आएगा फिर जाके दो आएगा। मतलब अगर इसका सही विकल्प बी है, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका ईयर आप बताएं केशवानंद भारती और इन दोनों केसों का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये चीजें क्लियर हैं अब। चौबीसवां संविधान संशोधन 71 नहीं 73 है भाई, एक थोड़ा सा चेंजेस है, ये 73 है, 73, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, ये दोनों आप बता दीजिए। वेयर इज द अरल सागर लोकेटेड? अरल सागर, ये आखिरी क्वेश्चन है, वैसे तो मैं आपको देने वाला था लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, अरल सागर जो है वो कहाँ से किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका कहाँ से आ जाएगा? रूस और यूक्रेन और चीन और मंगोलिया नहीं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, बहुत महत्वपूर्ण है। जाके मैप पे आप इसको देखिएगा, ठीक है। मैप पे देखिएगा कैस्पियन सागर के किस साइड में है, कैस्पियन सागर है, फिर वहीं पे ब्लैक सी है। देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, अरल सी, वान सी, डेड सी, उसके बाद इधर सुपीरियर, जैसे झील ही है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये सब क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एक छोटा सा फैक्ट जाते जाते याद कर लीजिएगा कि अगर एरिया पूछ ले, आगे वाले पेज पे करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर एरिया पूछे तो SHMEO श्मियो होगा। अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले तो क्या होगा? SMHEO होगा, ठीक है। ध्यान रख लें आप। अब नाम क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, तो ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बाकी का आज के लिए इतना ही। अगर आपको
फैक्ट समझ में आ रहे हैं, याद हो रहे हैं और आपके लिए आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आप इससे बिल्कुल आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी तरीके की कुछ और भी जानकारी जो आपको चाहिए या आप कोई बदलाव चाहते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और किसी भी चीज़ को लेके बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या और जानना है, या कितने फैक्ट और जानने हैं, किससे संबंधित ज़्यादा जानना है, किसका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है या मजबूत है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।